नमस्कार. आपण जर आपल्या मुलांचं ॲडमिशन असेल, MBBS असेल, IIT असेल किंवा मग इंजिनिअरिंग क्षेत्रातले इतर काही उच्च कोर्सेस असेल, त्याला जर घ्यायचं असेल तर आपली तयारी कशा पद्धतीने तयारी असली पाहिजे, अभ्यासक्रम कोणता निवडला पाहिजे, कोणते क्लासेस आपण घेतले पाहिजे आणि अभ्यास कशा पद्धतीने असला पाहिजे, यावर सविस्तर माहिती आणि सोप्या भाषेमध्ये माहिती आपल्याला मिळणार आहेत. आणि आमची यासाठी औरंगाबादला आमची आधार न्यूजची टीम गेली आहेत आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिस्ट्री या क्लासेसचे संचालक आपल्यासोबत आज आहेत आणि आपल्याला सविस्तर आणि सोप्या भाषेमध्ये माहिती देणार, जेणेकरून आपल्याला कशा पद्धतीने आणि कुठे ॲडमिशन घेतल्यानंतर कसा अभ्यास केला जातो किंवा यांचे जे क्लासेस आहेत इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिस्ट्री विद्यार्थ्यांकडून कशा पद्धतीने अभ्यास करून घेते याबद्दल सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊ शकता या विशेष अंकामध्ये. त्यासाठी आमचे प्रतिनिधी आहेत लक्ष्मण कांबळे यांनी इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन त्यांच्या संचालकांशी चर्चा केली. आपण बघू शकता हा स्पेशल एपिसोड. नमस्कार, आधार न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिस्ट्री या क्लासेसमध्ये आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी संचालक आहेत अमितेश कुमार साहेब. यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत की ह्या क्लासमध्ये कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांची तयारी केली जाते. नमस्कार सर, आधार न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज या ठिकाणी काही प्रश्न आहेत सर तुमच्या क्लासेस संदर्भामध्ये. सर ह्या ठिकाणी तुम्ही IIT ची तयारी कशा प्रकारे करून घेतात, काय सांगाल सर? नमस्कार. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अमितेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री. यहाँ पे हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो बच्चे नीट मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए JEE के प्रिपरेशन के लिए. यहाँ पे हम दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, कैसे अलग हैं, हम उसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करें कि JEE की बात, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो JEE होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में डिस्कस करें तो हम बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, इंडिविजुअल इंटरेक्शन करते हैं. उसके लिए हम क्या पैरामीटर डिज़ाइन किए हुए हैं कि हमारे जो बैच लिमिट है, बैच में एक 40 स्टूडेंट का ही स्ट्रेंथ रहता है, नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट. हम एक लिमिटेड एक क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं कि हमारे एक बैच में 40 स्टूडेंट रहेंगे. दूसरी बात कि हम जब उनके 40 स्टूडेंट कम बैच, एक बैच में कम स्ट्रेंथ रहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हर एक बच्चों के साथ एक एक करके इंटरेक्शन करते हैं. और इंटरेक्शन करने के साथ हमारा क्या होता है कि हर एक बच्चों का डाउट क्लियर होते जाता है. दूसरी बात करें कि सिर्फ क्या इंटरेक्शन करने से हो जाएगा, क्या नहीं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए. स्टडी कैसे कर रहे हैं बच्चे, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे उनके स्टडी होनी चाहिए. तीसरी चीज़, आजकल के जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक की वजह से बहुत बच्चे का मेंटली हेल्थ पे इफेक्ट आया है, तो उस पर कैसे हम रिकवरी कर सके, बच्चों को कैसे पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें, वो भी उन पे बच्चों पे ध्यान देते हैं. तो इसके लिए हमने कुछ प्लान बनाया हुआ है. कैसा प्लान बनाया हुआ है कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स 1 घंटे के होते हैं, 1 घंटे के हम लेक्चर्स लेते हैं. और लेक्चर के अलावा हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रॉपर वे में उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम उनका एक असाइनमेंट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेली प्रैक्टिस सेट्स बोलते हैं. और ये होमवर्क के तौर पर होता है. और क्लास में हम क्या करते हैं, एक क्लास प्रैक्टिस सीट डिस्कस करते हैं, जो उन बच्चों को 10-20 क्वेश्चंस रहते हैं पार्टिकुलर टॉपिक पे, जो हम रोज के दिन पढ़ाते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उससे क्या होता है, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन यदि हम तुरंत करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पूरे कंसेप्ट उस पर क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं. ये हमारा थोड़ा सा पैटर्न है जो कि कोटा में फॉलो किया जाता है. कोटा के बेसिस पे यहाँ पे पूरे कंसेप्ट को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. जैसे कि हम देखते हैं सर, IIT की जो तैयारी है आपके क्लासेस के माध्यम से कैसी की जाती है, क्या आप उनकी बात बोलिए आप? जी, धन्यवाद. IIT की तैयारी के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे लिमिटेड सीट्स हैं, एक बैच में 20 बच्चे को लेते हैं JEE के लिए. उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. जो भी क्वेश्चंस होते हैं, डाउट हम सामने बैठ के सॉल्व कराते हैं. और प्रैक्टिस सीट्स उनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग हम कराते हैं, जिससे क्या हो सकता है, उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ता है. और थिंकिंग पावर बढ़ने की वजह से वो क्या होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं आसानी से क्रैक कर पाते हैं.
उसके लिए हम अपने क्लास के जो रेफरेंस मॉड्यूल बनाए हैं, मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, और जो रेफरेंस बुक होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, तो रेफरेंस बुक को भी हम फॉलो करते हैं ताकि उनके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और वो अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जैसे हम देखते हैं सर, नीट और एमबीबीएस की जो तैयारी है, उसकी नीट की प्रतिक्रिया क्या है और क्या प्रतिक्रिया है, क्या बताएंगे? जी जी, धन्यवाद। देखिए, नीट के यदि नीट जो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, मेडिकल फील्ड में जो जाना चाहते हैं उनके लिए नीट एग्ज़ाम्स होते हैं। तो नीट एग्ज़ाम्स में एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको डाटा के साथ बात करूँ। 2020 में जो 15,97,000 बच्चों ने अपीयर किया था नीट एग्ज़ाम्स, और उनमें से सिर्फ जो ऑल इंडिया में टोटल जो सीट्स थे 85,000 के आसपास, 84,800 समथिंग, मतलब डेट मीन्स 85,000 उसको हम ले लेते, तो 85,000 सीट्स थे। यदि मैं सिलेक्शन की बात करूं, जो सिलेक्शन रेशियो था ये 5 to 10% के आसपास था। 16 लाख बच्चों में से सिर्फ 85,000 बच्चे जो थे ये एमबीबीएस की तैयारी। तो इसमें क्या होता है कि हमें, यदि हम बेस्ट होते हैं, बेस्ट अपने आप को हम प्रूव कर पाते हैं, तभी हम सिलेक्शन कर पाते हैं। और यदि हमें बेस्ट प्रूव करना है तो उसके लिए हमें कुछ अलग एक्टिविटी, अलग परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अलग एक्टिविटी करना पड़ेगा, जो हम दूसरे से हटके, जो बाकी के जो रिमेनिंग 1 लाख स्टूडेंट रहते हैं, 1,15,000 स्टूडेंट रहते हैं, उनसे 14,85,000 स्टूडेंट रहते हैं, उनसे हट के हम कुछ अलग करें, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। तो उनके लिए हम कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्म करते हैं क्लास में, जिससे क्या होता है बच्चों का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। और आसानी से सिलेक्शन होने के बाद वो बच्चे जो ड्रीम लेके आते हैं, जो उनके अपने विजन के साथ आते हैं, उनका विजन रहता है और हमारा एफर्ट रहता है, हम दोनों के एफर्ट और विजन के साथ उनका 100% सिलेक्शन हो पाता है। जसं की मी बघतो सर, एमबीबीएसच्या तयारीनंतर आतापर्यंत तुमच्या क्लासेसच्या माध्यमातून किती विद्यार्थी पुढे गेले? जी, देखिए हमारा क्लास जो है यहाँ पे 3rd ईयर है हमारा क्लास का रनिंग ईयर्स, जिसमें से पिछले साल की यानी 2020 की मैं रिजल्ट की बात करूँ तो मेडिकल फील्ड के लिए हमारे पास टोटल 12 स्टूडेंट थे। 12 बच्चे में से एक बच्ची जो थी हमारे एम्स में लगी, जिसका नाम था प्रेरणा खरसारे। 10 बच्चे थे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में महाराष्ट्र में या डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेज में लगे हैं, नंबर लगे हैं। जैसे केम की बात करें, ठीक है ना, या दूसरे मेडिकल कॉलेज की बात करें, जैसे अपने औरंगाबाद घाटी की बात करें, तो यहाँ पे भी नंबर लगे हैं बच्चों को। लेकिन मेरा एक ही फोकस रहता है कि बच्चों को एम्स में जाना, उनके फ्यूचर को सही ढंग से हमें मोल्ड करना। तो इसमें 12 बच्चे में से 10 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में गए, एक बच्चा एम्स में, एक बच्ची जो है एम्स में गई, और एक बच्चा जिसका 550 स्कोर था वो हमारे पास फिर से रिपीट कर रहा है कि उसका एक ही विज़न है, एक ही टारगेट है कि हमें एम्स में जाना है। तो ये हमारे मेडिकल फील्ड के जो 12 स्टूडेंट ही थे, और 12 स्टूडेंट में से 11 बच्चों का हमारे 100% रिजल्ट है, और एक जो बच्चा है फिर से रिपीट कर रहा है, उसका भी गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लगा था, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, एम्स में जाना है, इसी मोटो के साथ फिर से रिपीट कर रहा है। जैसे आईआईटी के माध्यम से कितने बच्चे जो आगे गए? जी जी, जो इंजीनियरिंग फील्ड की यदि हम बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड में हमारे पास टोटल 3 स्टूडेंट थे, जिसमें से एक बच्चा आईआईटी में नंबर लगा, एक बच्चा एनआईटी में नंबर लगा, और एक बच्ची तो हमारे पुणे में क्यूमेंस वुमेंस कॉलेज है, वहाँ पे नंबर लगी। तो 3 बच्चों का 100% सिलेक्शन रहा है। हाँ, हमारे लॉकडाउन की वजह से बच्चों के साथ लास्ट में हम उतने इंटरेक्ट नहीं हो पाए जो सामने फेस टू फेस हो पाते थे, इसकी वजह से। नहीं तो मेरी जो कोशिश थी 100% जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे थे उनको आईआईटी और एनआईटी में भेजना। जसं आपण बघतो आता गेल्या 2 वर्षापासून लॉकडाऊनचा प्रभावामध्ये आपण आहोत आणि सध्या तर ऑनलाईन माध्यमातून क्लास सुरू आहेत, तर विद्यार्थ्यांवरती ऑनलाईन माध्यमातून खरंच त्यांना ज्ञानाचा प्रभाव होत आहे का? जी, देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है ऑनलाइन की वजह से, और ये पेंडेमिक की वजह से। पेंडेमिक की वजह से हम सब ऑनलाइन में मोड में आ गए। जो बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन हो पाता था वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या रहा, उनकी परफॉर्मेंस। जैसे मैं अपनी खुद की क्लास की बात करूँ, खुद के रिजल्ट की बात करूँ, तो जो प्रेरणा खरसारे थी, मेरा जो एम था, मेरा जो टारगेट था, और मेरा जो इतना एफर्ट था और बच्ची का जो एफर्ट था, उसके अकॉर्डिंगली मैं बच्ची को एम्स दिल्ली में भेजना चाहता था।
और मैं इस मोटो के साथ वर्क कर रहा था कि उस बच्चे को 1 डिजिट रैंक के साथ, मतलब 1 to 9 रैंक के बीच में हम उसको एम्स दिल्ली में भेजें। लेकिन क्या हुआ कि ये पेंडेमिक की वजह से हम बच्चों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन जो कि प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा था, और वो कितने एफर्ट ले रहे थे उसको हम जजमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके जो रैंक है, उनके जो मार्क्स हैं वो कम होते गए। तो इस पे तो पैंडमिक की वजह से और ऑनलाइन के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में जाने से बहुत ही ज़्यादा अभ्यासक्रम पे बहुत ज़्यादा और बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। सर, आणखी एक माझा प्रश्न आहे, 7वी ते 10वीच्या मुलांची जी प्रतिक्रिया आहे, फाउंडच का आणि का करावं आणि फाउंड लवकर का करावं? जी, देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे मेडिकल फील्ड की जो हमारे 12 स्टूडेंट थे, इसमें से जो मैक्सिमम बच्चे थे जो मेरे साथ 8th क्लास से एसोसिएटेड थे, 7-8 क्लास से एसोसिएटेड है। ये 7-8 से एसोसिएटेड होने का क्या बेनिफिट होता है या क्या होता है, तो 7 से जो हम 10th तक पढ़ते हैं वही 11th और 12th में हमें पढ़ना रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो 7, 8, 9, 10 फाउंडेशन होता है, इसमें हम 11th और 12th में जो पढ़ना रहता है उसके हर एक कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं। इवन दो जो मेरे पास जो बच्चे थे, जो सिलेक्शन का इतना मैक्सिमम रेशियो है, उसका कारण ये है कि मेरे पास जो बच्चे थे वो 8th क्लास से मेरे साथ एसोसिएटेड थे, उनका 10th क्लास तक आते आते पूरे 11th और 12th का सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया था। तो ये फाउंडेशन का बेनिफिट है। और जब 11th में जब आते हैं बच्चे जब आते हैं तो उनका क्या रहता है, सिर्फ रिवीजन करना रहता है, और रिवीजन करते हैं जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से उनका सिलेक्शन का जो रेशियो रहता है 100% कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं जुड़े, वो फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो उनका रिजल्ट एज कम्पेयर टू फ्रेशर वाले से बेटर होता है, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ओके. आणि आता सर जाता आणखी एक प्रश्न विचारेल. आता जसं आपण बघतोय की क्लासेस सुरू करण्यात यावं, काल देखील आपण बघितलं की बऱ्याचशा संचालकांनी आंदोलन देखील केलेलं आहे, जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देखील दिलेलं आहे. काय वाटतं सर, क्लासेस जर लवकर सुरू जर झाले तर मुलांच्या तयारी लवकर होतील असं तुम्हाला वाटतं का? जी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एसओपी है, जो भी कोरोना के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन एसओपी के साथ हम यदि ऑफलाइन यदि पाठ्यक्रम शुरू करते हैं तो उससे बच्चों के फ्यूचर पे इफेक्ट आएगा। यदि हम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। सब आजकल आप देख रहे होंगे कि सब हमारे मार्केट खुले हुए हैं, सिर्फ हमारा एजुकेशन फील्ड ही है, शिक्षण क्षेत्र ही है जहाँ पे हम बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं। उससे हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जितने हम ऑफलाइन मोड से जाते हैं और उसका बेनिफिट मिलता है उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे अनुसार से जो भी एसओपी होगा, एसओपी के अनुसार से उनको हम शुरू करने की परमिशन मिलना चाहिए मेरे अनुसार से, क्योंकि इससे अल्टीमेट बच्चों का ही बेनिफिट है। सर, अब आणखी एक प्रश्न आहे की आपलं सिस्टम मॅनेजमेंट कशा प्रकारे केल्या जाते या ठिकाणी, काय सांगाल सर? जी बिल्कुल, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारे मैनेजमेंट की टीम है, कि रेगुलर बेसिस पे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शंस, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग पे ध्यान देते हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें बच्चों के हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाई ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उनको 100% कॉन्सेंट्रेशन क्लास में बने रहे, उनके 100% कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पे बने रहे, उस पर भी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और जो मेरी मैनेजमेंट की टीम है 100% बच्चों के साथ इंटरेक्शन में रहती है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन में रहती है, जो कि क्या होता है, उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। बेहतर रिजल्ट का इन द सेंस बच्चे एकदम मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करते हैं, उनको ऐसा लगता नहीं है कि हम प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं। तो इसका हमें ये चीज़ बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात, मैनेजमेंट जो होती है 1-to-1 बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और मैं इंडिविजुअली और मेरे जो कलीग्स हैं प्रसाद यादव सर, हम दोनों पर्सनली जो है पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते रहते हैं। इसका उसका 100% बेनिफिट मिलता है, बच्चों को भी मिलता है और पेरेंट्स भी उससे इंटरेस्टेड बने रहते हैं। ओके सर, आणखी एक माझा एक प्रश्न आहे सर, जसं आम्ही बघतो IITच्या व नीट MBBSच्या मुलांना काय तुम्ही संदेश द्याल तुमच्या क्लासेस माध्यमातून? देखिए, अभी जो हमारा जो डेट आया है, अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे नीट के लिए, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अफवाह के ऊपर न जाएं,
कि डेट पोस्टपोन्ड होगा या सेम डेट पे होगा या फॉर्म नहीं निकला, ये सब चीज़ों पे आप न जाए। आप अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि इस बार थोड़ी सी कंपटीशन मेरे अकॉर्डिंगली बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि जो 12वीं के बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, और कैंसिल होने की वजह से वो भी फुल फ्रेज में आप अपने स्टडी के ऊपर लग गए हैं, जिससे क्या हो गया है कि वो भी बच्चे अब जो बोर्ड में डिस्टर्ब होते थे वो बोर्ड में डिस्टर्ब नहीं होंगे, 100% उनका नीट के प्रिपरेशन के लिए लग गया। तो इस बार कंपटीशन मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ी सी बढ़ने वाली है। तो आपसे यही विनती रहेगी कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी चीज़ों पे, बाकी अफवाह के ऊपर न जाएं कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, डेट पोस्टपोन्ड होगा या अभी तक फॉर्म नहीं निकला है। आप 1 अगस्त के अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई अपना करते रहें। दूसरी बात, जो जेई की बात करें तो जेई के जो अटेम्प्ट बाकी हैं, उस अटेम्प्ट में जो भी डेट आएगी एनटीए की, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते